Hello students, welcome to class 12th and today we will continue our chapter number 7. The name of the chapter is एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो देखिए बच्चों, हम विजयनगर के बारे में कर रहे थे और जो आज का हमारा विषय है वो रहेगा राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हम विजयनगर राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और ये दक्षिण भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। और तो चलिए मैं बता दूं यहाँ पर कौन कौन से वंश ने जो है शासन किया और साथ में किस वंश तक जो है इसके साम्राज्य का जो विस्तार होता रहा और उसका जो विकास हुआ है वो कौन से साम्राज्य तक हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कई वंशों ने इसमें जो है कई वंशों ने योगदान दिया। कई वंश जो है इस पर शासन करके जा चुके थे। तो सबसे पहला देखिए संगम वंश ने विजयनगर पर शासन किया 1485 तक, और जो है इनका जो साम्राज्य था उस समय में जो काफ़ी शक्तिशाली था और इन्होंने बहुत शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद जो है सुलु वंश जो था वो 1503 में आया था। इसने भी जो है साम्राज्य का विस्तार किया, साथ में जो है इसके जो है शासन और सुदृढ़ बनाया। इसके बाद जो है तुलु वंश आया। तुलु वंश ने भी जो है इस साम्राज्य का विस्तार खूब किया। इन्होंने भी विस्तार की नीति को अपनाया और इस जो वंश का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो राजा हुआ था वो था कृष्णदेव राय, और इन्होंने भी जो है विस्तार की नीति को अपनाया और इस शासन को काफ़ी मजबूत बनाया। लेकिन जो है इसके बाद जो था आपने मैं आपको बता दूं कि आपने जैसे बहुत सारी कहानियों में सुना होगा कृष्णदेव राय का नाम, तो सीरियल वगैरह भी आपने देखे होंगे, बने हुए हैं इनके ऊपर। और इनके जो राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति भी था जो जिनके किस्से भी काफ़ी मशहूर हैं। आपने तेनाली रामा के बारे में पढ़ा होगा, तो ये उनकी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। तो ये जो ये शासक थे ये बहुत ही प्रसिद्ध थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। इनके समय में जो है साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। और लेकिन इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी आए थे वो इतने अधिक जो है शक्तिशाली नहीं हुए, ना इतने अधिक योग्य हुए। इसके बाद इस जो है साम्राज्य का पतन होता चला गया। तो देखिए चलिए अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कृष्णदेव राय हैं वो बहुत ही अधिक योग्य शासक सिद्ध हुए थे। तो इसके बारे में हम इनके शासन की व्यवस्था के बारे में, इनकी शासन की जो विशेषता है उसके बारे में हम कर लेते हैं। तो देखिए वन बाय वन मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा विस्तार। तो देखिए कृष्णदेव राय ने विस्तार की नीति को अपनाया। इन्होंने अपने साम्राज्य को न केवल सुदृढ़ बनाया, शक्तिशाली बनाया, अपितु उसका जो है विस्तार भी किया, यानी आसपास के क्षेत्रों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया। तो इन्होंने जो ये इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुए हैं। इसके बाद देखिए इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी, कि इनकी जो जो सेना थी वो काफ़ी शक्तिशाली थी और प्रशासन व्यवस्था है जो वो काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से बहुत अच्छी इन्होंने बना रखी थी। जो इनका शासन था काफ़ी सुदृढ़ सिद्ध हुआ। इसके बाद देखिए 1512 में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो हिस्सा है वो इनका जो है वो इन्होंने हासिल कर लिया था। ये इनके जो साम्राज्य का विस्तार मैंने आपको बता दिया है। ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो हिस्सा था ये इनका जो है साम्राज्य था। 1520 में बीजापुर के जो सुल्तान हैं इन्होंने उसको भी हरा करके और उनको जो है उनके भी क्षेत्र को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे देखिए राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता। सामरिक का मतलब है यहाँ पर जैसे शस्त्रों से लैस जो इनकी सेना होती थी, शक्तिशाली होती थी और काफ़ी मजबूत थी और वो हमेशा तैयार रहती थी, क्योंकि इनकी जो नीति थी वो विस्तारवादी नीति थी, यानी ये साम्राज्य के विस्तार में विश्वास रखते थे और आसपास के क्षेत्रों से आसपास के जो राजा वगैरह छोटे मोटे जो होते थे उनसे ये युद्ध करके उनके प्रदेशों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लेते थे।
आगे देखिए, लेकिन फिर भी शांति और समृद्धि में फला फूला, यानी कि इनका जो साम्राज्य है कि बेशक से इन्होंने जो है विस्तार की नीति को अपनाया, लेकिन फिर भी जो इनका साम्राज्य है, जो राजा कृष्णदेव राय का, सम्राट कृष्णदेव राय का, ये मतलब इनका शासनकाल शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी मंदिरों का निर्माण करवाया और अपनी माँ के नाम पर नगलपुरम जो है उपनगर की स्थापना भी की। यानी इन्होंने जो एक उपनगर बनाया था, एक उपनगर की जो स्थापना की नगलपुरम, ये इन्होंने अपनी माँ के नाम पर स्थापित किया था। 1529 में कृष्णदेव राय की मौत हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जो थे इनके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों, सेना नायकों से जो है चुनौती मिली, यानी कि वो इतने योग्य नहीं थे। तो जब इनके पिता की मृत्यु हुई, यानी कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई, उसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी थे अपनी योग्य मतलब इतने योग्य नहीं थे कि उस शासन को अच्छी तरह से संभाल सके, तो इन्हें नायकों और सेनापतियों का जो है इन खिलाफत की जो है इन्हें इन खिलाफत का इनको सामना करना पड़ा। बहुत सारी चुनौतियां इनके सामने आई। तो 1542 में नियंत्रण अराविंदु वंश के हाथ में चला गया। तो देखिए, मैंने आपको बता ही दिया है कि क्योंकि योग्य अधिकारी उत्तराधिकारी नहीं थे, इस वजह से वो शासन की बागडोर को नहीं संभाल पाए और जो है उन पर जो है उनसे ये नियंत्रण छूट करके अराविंदु वंश, यानी अंतिम जो इसके बाद कृष्णदेव राय के बाद जो ये वंश है, इनके वंश की जो है समाप्ति हो गई और इनका जो शासन था वो अराविंदु वंश के हाथ में चला गया। 17वीं शताब्दी तक शासन किया इस वंश ने, अराविंदु वंश ने। उसके बाद 1565 में विजयनगर की जो सेना है प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी के युद्ध में जो उतरी थी। ये युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध हुआ, इसको राक्षसी तागड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये मतलब इसने जो है ये युद्ध में उतरी और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की जो सेना ने इन पर मिल करके, यानी इकट्ठा होकर के इन्होंने इस पर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और इसमें इसकी विजयनगर की जो है वो हार हुई, क्योंकि तीनों जो क्षेत्र थे काफ़ी जो तीनों राज्यों की जो सेना थी वो काफ़ी मजबूत थी। इन्होंने मिल करके गुटबंदी करके इस साम्राज्य को हराने का प्रयास किया और ये मतलब इस चीज़ में कामयाब भी हो गए थे। तो विजयनगर की जो है इस वजह से हार हो गई और सेना ने विजयनगर पे धावा बोला और उसे हरा दिया और काफ़ी लूटपाट मचाई और नगर को काफ़ी तहस नहस कर दिया। उसके बाद ये जो नगर है वो पूरी तरह से उजड़ गया था। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राय और नायक। नायक और राय के विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए, राय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो विजयनगर के जो शासक होते थे वो अपने जो है अपने लिए राय शब्द का इस्तेमाल करते थे। यानी राय उन्हें कहा जाता था जो शासक वर्ग होता था, जो शासन करने वाला जो राजा होता था, उनको हम राय, मतलब इन्होंने बताया कि भाई उन्हें राय जो शब्द है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम नायकों के बारे में पढ़ेंगे कि नायक जो है वो उनकी विशेषताएं क्या थी, वो कौन थे, कैसे थे मतलब। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है कि नायक थे कौन। तो देखिए, ये सेना के प्रमुख होते थे। सेना के प्रमुख यानी सेना में इनका जो है मुख्य स्थान होता था। किलों पर नियंत्रण करना इनका जो है कार्य होता था। ये मतलब सारे आसपास के जितने भी जो साम्राज्य के जो किले होते थे उन पर नियंत्रण रखते थे। इनके पास समर्थन होता था, यानी कि जो काफ़ी मजबूत मतलब इनका जो है साम्राज्य पर जो है अधिकार होता था और इनका समर्थन यानी आम जो लोग हैं, आम जनताओं का जो है इन्हें समर्थन प्राप्त होता था। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे, यानी कि इनको जो है इन जो है भ्रमणशील मतलब चलते रहना, यानी ये जो है आसपास के क्षेत्रों पर या किलों पर नियंत्रण रखने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान इनका जो है साथ देते थे और जो है तेलुगु और कन्नड़ भाषा ये लोग बोलते थे। इनकी जो भाषा थी वो तेलुगु और कन्नड़ थी। और कई नायकों ने विजयनगर शासकों के आगे समर्पण किया हुआ। तो देखिए, जो थे ये जो नायक थे ये मतलब समर्पण का मतलब है ये शासक की गुलामी में मतलब
गुलामी को स्वीकार करते थे, यानी कि शासकों के द्वारा इन्हें जो है कुछ क्षेत्र प्रदान किए जाते थे और बदले में जो है उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता था कि हम जो है उनके जो है सेवक हैं या मतलब हम उनके वफ़ादार हैं। तो देखिए ये अक्सर विद्रोह कर देते थे, जो ये नायक होते थे ये अक्सर क्या करते थे, विद्रोह कर देते थे। जैसे ही इनकी जो है शक्ति थोड़ी सी विकसित होती थी, इनके पास जो सैनिक जो शक्ति है वो बढ़ जाती थी, तो ये क्या करते थे, सैनिक जो शासकों को विद्रोह का सामना करना पड़ता था इनके। तो सैनिक कार्यवाही से इन्हें जो है वश में किया जाता था राजा के द्वारा। और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारे थे कि नायक मतलब कौन थे, क्या कहलाते थे और मतलब क्या उनकी विशेषता होती थी, कौन कौन सी जो है शक्तियाँ उनके अधीन होती थी और उन पर किसका नियंत्रण होता था। हमने ये इस पैराग्राफ के माध्यम से हमने आपको पॉइंट्स के माध्यम से ये आपको क्लियर कर दिया है। ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो जो भी आपको डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप साथ के साथ जो NCERT बुक है अगर आप उसको भी रीड करेंगे तो आप जो ये टॉपिक है ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।